हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर से प्रस्तुत हैं आपके सामने मुंशी प्रेमचंद की एक नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है ईदगाह। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान को दर्शाती एक मार्मिक कहानी है जो ये संदेश देती है कि कठिन परिस्थितियाँ एक बालक को भी परिपक्व सोच पर मजबूर कर देती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रमज़ान का पाक महीना ख़त्म होने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतज़ार था। आज ईद का दिन है। इस मनोहर और सुंदर दिन की बधाई पूरे गांव में किसी शहनाई की तरह गूंज रही है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। खेतों में अलग ही रौनक नज़र आ रही है। हर जगह ऐसा देखकर लगता है मानो सूरज, नदियाँ समेत पूरा संसार ईद की बधाई दे रहा हो। गांव के बड़े बूढ़े और बच्चे ईदगाह के मेले में जाने की तैयारियों में जुटे हैं। कोई अपने पुराने कपड़े सिल रहा है तो कोई जल्दी जल्दी अपने घर और खेत का काम निपटा रहा है। ईदगाह का मेला गांव से 3 कोस की दूरी पर लगता है, जहां लोगों को पैदल ही चलकर जाना होता है। मेले से घर वापस आने में भी देर हो जाती है। ईदगाह में जाने को लेकर सबसे ज़्यादा खुशी लड़कों में नज़र आ रही है। भले ही किसी ने एक रोज़ा भी न रखा हो, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके चेहरे पर साफ है। पूरे महीने पर ये लड़के इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इन लड़कों को घर की परेशानियों से कोई वास्ता नहीं है। घर में सेवइयाँ बनाने के लिए दूध और शक्कर हो या ना हो, इन्हें तो बस सेवइयाँ चाहिए। उन्हें नहीं मालूम कि उनके अब्बू गांव के चौधरी कायम अली के घर भागते हुए जा रहे हैं ताकि उनके घर में आज ईद के दिन चूल्हा जल सके और वे अपने बच्चों को सेवइयाँ खिला सकें। ये तो बस ईदगाह जाने की राह देख रहे हैं। एक तरफ बैठा महमूद अपने पैसे गिन रहा है। उसकी जेब से 12 पैसे निकले। महमूद के पास बैठे मोहसिन मियाँ भी अपने पैसे गिनने में लगे हुए हैं। 1 2 3 8 9 15। मोहसिन खुशी से उछलकर पैसों को जेब में रखकर कहता है, इन्हीं अनगिनत पैसों से हम अनगिनत चीज़ें लाएंगे। मेले से ढेर सारे खिलौने, मिठाइयाँ और भी बहुत कुछ खरीद कर लाएंगे। गांव का गरीब बच्चा हामिद सबसे ज़्यादा खुश है। हामिद 5 साल का एक दुबला पतला गरीब सूरत वाला लड़का है। हामिद के पिता पिछले ही साल हैजी से मर गए थे। उसकी माँ का शरीर भी पीला पड़ गया था, जिसके बाद वह भी इस दुनिया से चल बसी। गांव में किसी को यह भी नहीं पता था कि हामिद की अम्मी के शरीर का रंग पीला क्यों हुआ था। परिवार के नाम पर हामिद के पास एक बूढ़ी दादी थी जिसका नाम अमीना था। अमीना ने हामिद को बताया कि उसके अब्बा बहुत सारे पैसे कमाने गए हैं और उसकी अम्मी अल्लाह के घर उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेने गई हैं। यह सब सोचकर और दादी की ऐसी बातें सुनकर हामिद बड़ा खुश रहता था। वह कहता, जब उसके अम्मू और अब्बी वापस आएंगे तो ढेर सारे पैसे और खिलौने से वह मोहसिन, नूरे और समी को चिढ़ाया करेगा। अपनी गरीबी से हामिद और अमीना दोनों ही वाकिफ़ थे। हामिद के पास एक भी जोड़ी जूते नहीं थे। उसके पास सिर्फ एक पुरानी और गंदी टोपी थी। यह सब सोचकर बूढ़ी अमीना अपनी कोठरी में बैठकर रो रही थी कि आज ईद के दिन भी उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। वह ईद के दिन को कोस रही थी कि जब उसे ऐसे ही अंधेरे में रहना है तो ईद आती ही क्यों है। तभी कोठरी में हामिद आता है और दादी से कहता है, तुम डरो मत, मैं मेले में सबसे पहले आ जाऊंगा। बूढ़ी अमीना परेशान थी कि गांव के सभी बच्चे अपने खालिद के साथ मेले में जा रहे हैं। वह हामिद को अकेले गांव से इतना दूर कैसे भेजे। कहीं वो मेले की भीड़ में खो गया तो वह क्या करेगी। उसके पास जूते भी नहीं हैं। 3 कोस कैसे चलेगा। पैरों में छाले पड़ जाएंगे। उसी दिन अमीना ने गांव के फहीमन के कपड़े सिले थे। बदले में उसे 8 आने पैसे मिले थे, जिनमें से 3 आने उसने हामिद को मेले में घूमने और मिठाई खाने के लिए दे दिए और बाकी के 5 आने अपने पास रख लिए ताकि ईद के दिन अगर घर पर धोबन नाइन आए तो उन्हें सेवइयाँ खिला सके। कुछ ही देर के बाद गांव का एक दल सज धज कर मेले की तरफ निकल पड़ा। मेले के रास्ते में जाते हुए बड़ी बड़ी इमारतें, बगीचे, कॉलेज, क्लब सब दिखने लगे। बच्चों के बीच फुसफुस होने लगी कि क्लब में तरह तरह के खेल होते हैं।
यहाँ बड़े बड़े आदमी और मैडम बैट से खेलती हैं। महमूद, अगर हमारी अम्मी बैट पकड़ लें तो अल्लाह कसम उनके हाथ कांपने लगेंगे। मोहसिन, 100 किलो आटा एक बार में पीस डालती हैं, रोज़ सैकड़ों घड़े पानी भरती हैं, इतना करने वाली के हाथ कैसे कांपेंगे? किसी अंग्रेजी मीम को बोलो एक घड़ा पानी भरने के लिए तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। महमूद, लेकिन हमारी अम्मी दौड़ या उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन गाय पकड़ने के लिए उनसे तेज़ तो मैं भी नहीं दौड़ सकता हूँ। आगे उन्हें हलवाइयों की दुकान मिली। मोहसिन ने कहा, अब्बा ने बताया था कि रात को जिन आते हैं जो दुकानों पर बची हुई सारी मिठाइयाँ खरीद ले जाते हैं और बदले में रुपए पैसे भी देते हैं। हामिद को मोहसिन की बात पर यकीन न आया। उसने पूछा, जिन को रुपए कहाँ से मिलते होंगे? मोहसिन ने बताया, जिनके पास खुद के खजाने हैं उन्हें भला रुपए पैसे की क्या कमी होगी। तभी हामिद ने फिर पूछा, क्या जिन बहुत बड़े होते हैं? मोहसिन, हाँ उनका सिर आसमान के जितना ऊंचा होता है, लेकिन अगर वो चाहें तो एक लोटे में भी घुसकर बैठ सकते हैं। हामिद, तो क्या जिन को खुश करने के लिए लोग कोई मंत्र फूंकते हैं? मुझे भी पता चले तो मैं भी एक जिन को खुश कर लूँ। मोहसिन, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन सुना है चौधरी के पास कई जिन हैं। उसके जिन तो चोरों और चोरी हुई चीज़ों का नाम भी बता देते हैं। एक दिन जुमराती का बछवा खो गया था। 3 दिन बाद भी जब नहीं मिला तो वे चौधरी के पास गए। चौधरी ने फट से बता दिया कि उसका बछवा मवेशी खाने में है। थोड़ा आगे चलने पर पुलिस लाइन पहुंच गए। एक बच्चे ने कहा, यहाँ सब पुलिस वाले रहते हैं जो रात रात भर घूम घूम कर घरों में चोरियाँ होने से रोकते हैं। अब आगे उन्हें ईदगाह जा रहे लोगों की दूसरी टोलियाँ मिलने लगीं। थोड़ी देर में ईदगाह भी नज़र आ गई, जहाँ पहुंचकर सबने एक इमली के पेड़ के नीचे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले लोग मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर जा पहुँचे। हामिद को छोड़कर महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी सभी एक एक पैसा देकर घोड़े और ऊँटों पर बैठकर सवारी का आनंद लेने लगे। इसके बाद सभी खिलौनों की दुकान पर गए। महमूद ने 2 पैसे का सिपाही खरीदा जिसने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी पहनी थी। उसके कंधे पर बंदूक भी थी। मोहसिन ने भी 2 पैसे में पानी पिलाने वाला भिश्ती खरीदा। उसकी कमर झुकी हुई थी और उसके ऊपर पानी भरने वाला मशक रखा हुआ था। नूरे ने भी 2 पैसे में वकील खरीदा जिसने काले और सफ़ेद रंग का कपड़ा पहना था। उसके कपड़े की एक जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर और हाथ में कानून का पोथा था। वहीं हामिद सोच रहा था, अगर ये खिलौने एक बार नीचे गिर जाएं तो सब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसने खिलौने खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, किंतु मन ही मन में खिलौनों को हाथ में लेने के लिए उत्सुक हो रहा था। मोहसिन, मेरा भिश्ती हर रोज़ पानी पिलाएगा मुझे। महमूद, मेरा सिपाही मेरे घर की पहरेदारी करेगा। नूरे, मेरा वकील हर दिन नया मुकदमा लड़ेगा। सम्मी, मेरी धोबिन हर रोज़ कपड़े धोएगी। आगे बढ़े तो मिठाइयाँ दिखीं। यहाँ भी हामिद को छोड़कर किसी ने रेवड़ी खाई तो किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने हलवा। हामिद बस ललचाई आंखों से सबको देख रहा था। मोहसिन ने चिढ़ाते हुए कहा, हामिद रेवड़ी खा ले, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हामिद मोहसिन के पास जाता है और उसके सामने अपना हाथ फैलाता है। मोहसिन ने एक रेवड़ी निकाली और हामिद को दिखाते हुए खुद खा गया। यह देखकर महमूद, नूरे और सम्मी हंसने लगे। तभी महमूद कहता है, हम तुम्हें गुलाब जामुन खिलाएंगे। मोहसिन तो शरारती है। इस बार हामिद ने साफ साफ उन्हें मना कर दिया कि वो मिठाई नहीं खाएगा। मिठाइयों की दुकान के बाद मेले में कुछ लोहे की चीज़ें थीं, जहाँ पर नकली गहने भी थे। लड़कों को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे मेले में आगे बढ़े और शरबत पीने लगे, लेकिन हामिद एक चिमटे की दुकान के सामने खड़ा हो गया। उसे याद आया कि रोटी बनाते समय उसकी दादी के हाथ जल जाते हैं। उसने सोचा, अगर ये चिमटा खरीद लेगा तो दादी का हाथ नहीं जलेगा और वो उसे ढेर सारी दुआएं भी देंगी। हामिद दुकानदार से चिमटे की कीमत पूछता है। पहले तो दुकानदार हामिद को मना करता है कि यहाँ उसके कोई काम की चीज़ नहीं, और बाद में बताता है कि एक चिमटे की कीमत 6 पैसे है, अगर उसे लेना है तो 5 पैसे लगा देगा। हामिद ने पूछा, क्या 3 पैसों में दोगे ये चिमटा? हामिद को लग रहा था कि अब दुकानदार उसे डांटेगा,
लेकिन दुकानदार ने डांटने की जगह हामिद को 3 पैसे में चिमटा बेच दिया। चिमटे को हामिद ने अपने कंधे पर किसी बंदूक के जैसा रखा और अपने दोस्तों को दिखाने लगा। मोहसिन और महमूद ने हामिद के चिमटे का मजाक बनाते हुए कहा, भला चिमटा भी कोई खेलने की चीज़ है? हामिद ने जवाब दिया, हाँ, मेरा चिमटा भी एक खिलौना है। कंधे पर रखूं तो ये बंदूक लगती है, हाथ में ले लूं तो किसी फ़कीर का चिमटा लगता है। मैं इस चिमटे से मजीरे का काम भी कर सकता हूँ। अगर एक भी चिमटा तुम्हारे खिलौनों को लगा तो इनका यहीं दम निकल जाएगा। सम्मी ने बजाने वाली खंजरी खरीदी थी। वह हामिद के चिमटे से काफ़ी प्रभावित हुआ। उसे हामिद से अपनी चिमटा बदलने के लिए कहा, किंतु हामिद ने उसे मना कर दिया। हामिद के बहादुर चिमटे से उसके सभी दोस्त प्रभावित हुए, लेकिन अब किसके पास पैसे बचे हैं? अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूर एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष में जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी और लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाए, चौकी में मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाएं। लेकिन ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बिश्ती को एक डांट लगाएंगे तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुरे रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारी वकील, सिपाही और बिजली तो लड़कियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना यह काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक और जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पटे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और कर भी क्या सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो उन्हें जाकर ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकोआ किसी कनकोए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया, ये बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं थी। विजेता को हराने में जो सत्कार मिलता है वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा लिया। सच्ची तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगीं। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उसके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच, ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा।
मालूम होता है। अब बोले, अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं हुआ। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा? महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टा मार ना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेंगी मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा, खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी उसकी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों में ही तो उसे सब कुछ करना था, और इन पैसों का उसने उपयोग किया है जिस पर उसे कोई पछतावा भी नहीं। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए थे। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया। उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए। यह सब उस चिमटे का ही प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल उससे ज़्यादा गौरव में हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो बैठ नहीं सकता, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खुंटियाँ गाड़ी गईं, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बनाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खसकी और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या ये मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि कूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीतड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह सोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी ही होनी है। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिला है जिससे वह टूटी टांग आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई। जब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है, अब कम से कम आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। कैसा नासमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई और चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसीलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है, वह अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। वह एक मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था।
बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका क्या रहस्य समझता। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको ढेरों ऐसी शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए मिलें। धन्यवाद।